सुप्रभात बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए हम शुरू करेंगे हमारे विज्ञान का पाठ 3, रेसों से वस्त्र तक। रेसे क्या होते हैं? महीन पतले धागे। और वस्त्र जो हम पहनते हैं वो एक शीट होती है ना, एक परत होती है कपड़ों की, उन्हें हम कहते हैं वस्त्र। और उन्हें काट कर सिल कर और फिर हमारे पहनने लायक वो वस्त्र तैयार होता है। तो किस तरह से रेसों की बुनाई होती है, किस तरह से रेसे हमें प्राप्त होते हैं, किस तरह से रेसों से धागे बनाए जाते हैं, फिर उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाया जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं हम आज अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने कक्षा 6 में पादपों से मिलने वाले रेशों के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमें सूती के धागे कपास के पौधों से मिलते थे, जूट के धागे जूट के पौधे से हमें मिलते हैं, नारियल के जो रेशे होते थे उनमें नारियल के पेड़ से प्राप्त होते। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि पादपों से किस प्रकार रेशे प्राप्त होते हैं और उनसे किस तरह से वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि आज हम अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे कि हमें ऊन और रेशम के रेशे किन से प्राप्त होते हैं। हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम जानतर रेशे कहते हैं। तो ये आपके प्रश्न में आ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है कि जानतर रेशे क्या होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं वो जानतर रेशे कहलाते हैं। ऊन के रेशे यानी जिन्हें हम इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, भेड़ या याक के बालों से प्राप्त होता है। रेशम के जो फाइबर होते हैं, रेशम के जो धागे होते हैं वो रेशम के कीट यानी कोकून या जिसे हम कोश कहते हैं से हमें प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि उन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के जो फाइबर हैं, जो रेशम के जो धागे हैं वो रेशम से कैसे बनाए जाते हैं, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं, जो कि बहुत महंगी, बाज़ार में बहुत महंगी मिलती हैं रेशम की साड़ियाँ। तो ये रेशम के धागे बनाए कैसे जाते हैं, इस अध्याय में हम कुछ इन्हीं तरह के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो हम पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे आज अपने इस पाठ में, ऊन से धागे बनाए जाने की और उनसे वस्त्र बनाए जाने की, और ठीक इसी तरह से रेशम कैसे प्राप्त होते हैं और उनसे किस तरह से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करेंगे सबसे पहले ऊन से। तो जानतर रेशे में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ऊन। भेड़, बकरी और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती हैं। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर जो है वो बालों से यानी रेशों से ढके होते हैं। इन जंतुओं के आवरण पर बालों की एक मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से घुस जाता है और जो हमें पता है कि वायु जो है वो उष्मा का कुचालक है, वो उष्मा को हटने नहीं देता। जैसा कि आप अध्याय 4 में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊँगी आपको अध्याय 4 में। अतः जो बाल हैं इन जंतुओं को वो क्या रखते हैं, उनको गर्म रखते हैं। और ये जो भी ऊन प्रदान करने वाले जो जीव हैं ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ की जलवायु ठंडी ही होती है। तो ये उनके बाल पर जो इनके शरीर पर जो ये आवरण होता है वो एक तरह से इनको प्रोटेक्ट करता है ठंड से। ठीक है, ये उनको सुरक्षात्मक आवरण है जो उनको सुरक्षा प्रदान करता है ठंड से। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। जो भेड़ों के जो बाल होते हैं ये उन्हीं के रेशों को, उन्हीं के बालों को काट कर उनसे ऊन तैयार किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 3.1 में हम यहाँ पे देखेंगे कि अपने शरीर, अपने बाहों और अपने सिर के बालों को छू कर आप देखिए, क्या आपको इनमें कोई अंतर लगता है? बिल्कुल लगता है। कहीं के बाल नरम हैं और कहीं के बाल थोड़े से रफ हैं यानी रूखे हैं। कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं, या फिर कौन से बाल आपके मुलायम हैं? हमारी ही तरह भेड़ के भी रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। दाढ़ी वाले जो बाल होते हैं वो रूखे होते हैं और त्वचा के निकट जो अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, तंतु रूपी मतलब धागे के रूप में जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, मुलायम होते हैं। तंतु रूपी बाल, ऊन जो होते हैं, तंतु रूपी जो बाल हैं या जो ऊन जिन्हें हम कहें, उनको हम कर्तित ऊन
बनाने के लिए जो रेशे होते हैं वो हमें प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों को केवल तंतु रूपी मुलायम बाल भेड़ों की जो कुछ नस्लें होती हैं वो सिर्फ हमें तंतु रूपी मुलायम बाल ही प्रदान करते हैं, और उनके जो जनक मतलब जन्म देने वाले, उनके जो जन्म देने वाले जो उनके माता पिता होते हैं उनको विशेष रूप से ऐसे भेड़ों को जन्म देने के लिए ही चयन किया जाता है, और उनका रख रखाव भी बड़े ध्यान से किया जाता है ताकि आगे भी इस तरह के जो भेड़ हैं वो हमें प्राप्त होते रहें और उनसे इस तरह के ऊन भी हमें प्राप्त होते रहें। जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों, तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए इन जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो इनको खास तौर पर पाला जाता है ताकि इस तरह के जो ऊन है वो हमें हमेशा मिलते रहें। ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, तभी भेड़ जो होते हैं ये ऊन का एकमात्र स्रोत ये भेड़ ही सिर्फ नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ के ही ऊन होते हैं। याक के ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित हैं, यानी जो याक से मिलने वाले ऊन हैं ये लद्दाख या तिब्बत में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो याक है ये तिब्बत और लद्दाख में ही मिलता है, हमें सभी जगह याक नहीं होता। बकरी के बालों से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, सभी जगह नहीं पाई जाती। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, जिन्हें हम फर कहते हैं, होती हैं और इनसे बेहतरीन शॉल बनाए जाते हैं, जिन्हें हम पाशमीना शॉल कहते हैं, और ये मार्केट में बहुत ही ऊंची कीमत पर, बहुत ही ज़्यादा कीमत पर बिकती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पाशमीना बकरियां हैं उनसे प्राप्त होने वाले जो ऊन हैं वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, और उनसे बनने वाले जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो बहुत ही महंगे बिकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है। ये बहुत ही गर्म पाशमीना जो ऊन है ये बहुत ही गर्म रखता है, और इसी कारण इसका जो रेट है वो काफ़ी महंगा होता है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ये देखिए ऊँट, और इसके जो बाल हैं इनका उपयोग भी ऊन के लिए किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला लामा और एल्पेका भी से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये है लामा और ये है एल्पेका, इनके बालों से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। चलिए हम देखेंगे क्रियाकलाप 3.2 में उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। अगर आपके पास स्क्रैप बुक है तो आप इन जानवरों के चित्र जिनसे आपको ऊन मिलते हैं उनके चित्र चिपकाइए। ऐसा करने से आपको ये सभी जानवर याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे कि ऊन देने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इस पुस्तक में दिए गए जितने भी चित्र हैं उन्हीं को देखकर आप अपनी नोटबुक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको बनाने का प्रयास करें। अपनी क्षेत्रीय और देश के अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक को हम किस नाम से जानते हैं ये भी आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्रियाकलाप 3 और भारत और विश्व के मानचित्र को लीजिए। आप मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ पर ये जंतु पाए जाते हैं। अभी आपको इन सभी जंतुओं के बारे में बताया गया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आप मैप ले लीजिए और उसमें चिन्हित कीजिए कि कौन सा जंतु हमारे भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। जहाँ भी जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती हैं, ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। तो ये काम आपको करने हैं ताकि ये आपको एकदम से याद हो जाए कि कौन से जंतु से ऊन प्राप्त होते हैं, कौन से ऊन देने वाले जंतु भारत के किस हिस्से में पाए जाते हैं। तो अगर आप इस क्रियाकलाप को करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चलिए हम पढ़ेंगे रेशों से ऊन बनाने तक की जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम एक एक चरण उनका पढ़ते जाएंगे। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम निम्न प्रकार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले है भेड़ पालन और प्रजनन।
यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों की यात्रा कभी किए होंगे तो आपने गडेरियों को, भेड़ों को, झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए ज़रूर देखा होगा। भेड़ शाकाहारी होते हैं और ये घास और पेड़ों की पत्तियां खाना पसंद करते हैं। भेड़ पालक जो होते हैं, या भेड़ पालक यानी कि भेड़ों को पालने वाले, उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त क्या और खिलाते हैं? वो खिलाते हैं उनको दालें, मक्का, ज्वार, खली खली क्या होता है ये, जिन बीजों से तेल निकाले जाते हैं, उनके जो पार्ट बच जाते हैं उनको हम कहते हैं खली। तो ये बाज़ार में भी उपलब्ध होता है। तो जो भेड़ पालने वाले या बकरियां पालने वाले हैं वो इन खली को भी खरीद कर लाते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए, अपने भेड़ों और बकरियों को खिलाने के लिए। इसके साथ ही वो खनिज भी खिलाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उनसे प्राप्त होने वाले वो भेड़ और बकरियां स्वस्थ रहें और उनके जो बाल हैं, उनके जो रेशे हैं वो उन्हें अच्छे मिलते रहें, यानी अच्छी तरह से ग्रो हो और अच्छी तरह से बालों का विकास हो और उनको ये ऊन मिल सके। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है और उन जगहों पर इन पशुओं का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए सर्दियों में इन भेड़ों को अंदर ही रखा जाता है और उन्हें उनका खाना घर में ही उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे 3.1 में देखिए कुछ नस्लों के नाम हैं, उनसे मिलने वाली ऊन की गुणवत्ता है यहाँ पर, और वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसा कि आपको मैप में इन सबको दर्शाना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो कुछ जो नस्ल के नाम है वो लोही है, उनके गुण, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन हमें प्रदान करते हैं और वो राजस्थान, पंजाब में पाए जाते हैं। रामपुर, बुशायर, ये इनसे भूरी ऊन हमें प्राप्त होती हैं और ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नाली, जिन्हें हम नली कहते हैं, इन्हीं से गलीचे की ऊन प्राप्त की जाती हैं और राजस्थान, हरियाणा में पाए जाते हैं। बाखरवाल ऊनी शॉल के लिए हमें ऊन प्रदान करते हैं और ये जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। मारवाड़ी मोटी और रुक्ष ऊन का मतलब रफ ऊन हमें प्रदान करते हैं और इनसे ये हमें गुजरात में पाए जाते हैं। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए हमें ऊन प्रदान करते हैं। उनकी जो क्वालिटी होती है वो हौजरी के जो वस्त्र होते हैं उनके बनाने के लिए होता है इनका उपयोग। और हौजरी क्या होता है? हौजरी वो कपड़े होते हैं वो जिनसे हमारे बनियान वगैरह बनते हैं, जो सॉफ्ट कपड़े बनते हैं, ये हौजरी के आइटम हैं और ये हमें पाए जाते हैं गुजरात में। चलिए यहाँ हम आगे पढ़ेंगे। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, जैसा कि सारणी में 3.1 में अभी हमने देखा। 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता यानी उनकी क्वालिटी और उनके गठन को भी दिखाया गया है, जो कि हमने भी अभी पढ़ा। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के ऊन हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, उन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन, अभी हमने पढ़ा था ना कि उनका ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर किया जाता है ताकि वो इसी तरह के दूसरे बच्चों को जन्म दे सकें और ये नस्ल आगे बढ़ती रहे। तो इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, बहुत ज़्यादा बाल उगाते हैं, तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। अब ऊन को, रेशों को ऊन में संसाधित करना, यहाँ पर स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जो कि निम्नलिखित चरण में यहाँ पर सम्मिलित है। तो एक एक चरण को हम यहाँ पढ़ेंगे। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का भी हम उपयोग करते हैं, जिससे कि जैसा ये मशीन बिल्कुल ऐसा भी होता है जिससे हम ऊन की कटाई करते हैं, जैसा कि नाई आपके बालों को काटने के लिए उपयोग करता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके।
क्या होता है कि ये भेड़ जो है ये ठंडे जलवायु वाले प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। तो सर्दियों में तो बहुत ठंड होती है, इसलिए इनके बालों को उतारना ठीक नहीं होता। लेकिन जैसे गर्मी का मौसम आता है तब इनके इस आवरण को, इनकी सुरक्षात्मक आवरण जो ये रेशे होते हैं, इनको काट लिया जाता है, क्योंकि वहाँ ठंड थोड़ी कम हो जाती है और उतारने पर भी उनकी जीवित रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए गर्मी के दिनों में ही इनके इस आवरण को हटाया जाता है, इनके बालों को काटा जाता है। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। जैसा कि आप जब बाल कटवाने जाते हैं तो आपके पिताजी भी दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो क्या आपको कोई दर्द होता है? नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से ये बनी होती हैं और इसी कारण हमें दर्द महसूस नहीं होता। तो इसीलिए इसी तरह से जो भेड़ या बकरी के जो बाल काटे जाते हैं तो उन्हें कोई दर्द नहीं होता है। और फिर भेड़ के बाल जब हम काट लेते हैं एक बार, तो भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं और जैसे आपके बाल उगते हैं ठीक इसी तरह से उग जाते हैं और सर्दियाँ आते आते तक उनका जो आवरण होता है वो फिर से उनके शरीर पर आ जाता है। नेक्स्ट चरण में हम पढ़ेंगे, चरण 2 में पढ़ेंगे, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से उन्हें धोया जाता है, जिनसे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाते हैं और यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल जो अभिमार्जन का मतलब होता है ऊनों की या धागों की या रेशों की साफ सफाई। मशीनों से भी आजकल ये काम हो रहा है। चरण 3 में क्या होता है? अभिमार्जन के बाद इनकी छटाई की जाती है। रोमी अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक अलग किया जाता है। चरण 4 में क्या होता है? अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले वाले बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांटकर अलग कर लिया जाता है, जिन्हें हम बर कहते हैं। और ये बर वे होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। जो बालों के जो छोटे छोटे बॉल से नज़र आते हैं आपके स्वेटर पे, वो यही बर होते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है और इस प्रकार उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट हों, सीधे हों, लंबे हों। उनको काट कर फिर इनसे ऊन तैयार किया जाता है। चरण 5 में क्या होता है? रेशों के को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि जो भेड़ से या बकरी से या भेड़ बकरी या इनसे जो बाल हमें मिलते हैं, इनसे जो हमें ऊन मिलता है, ये लगभग कैसे रंग के होते हैं? ये काले, भूरे या सफ़ेद ही होते हैं। तो हमें जब स्वेटर बनाने के अलग अलग ऊन के अलग अलग रंगों के ऊन चाहिए होते हैं, तो कैसे मिलते हैं ये? इन ऊन के धागों को अलग अलग रंगों में इनकी रंगाई की जाती है और इन्हें एट्रैक्टिव रूप दिया जाता है। चरण 6 में क्या है? अंतिम चरण में इन धागों की रीलिंग की जाती है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर उन्हें लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है, जैसा कि आप 3.8 में देखेंगे। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर के ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उनका उपयोग किया जाता है। 3.4 में आप अपने सहपाठियों से ये चर्चा कीजिए कि मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर उन भेड़ों के ऊन को अपने लिए ऊन के लिए प्राप्त करने के लिए बालों को काटना क्या उचित है? तो ये आप अपने दोस्त के साथ चर्चा करें। ये उचित है क्योंकि इनसे हमें बहुत गर्माहट वाले ऊन के रेशे मिल जाते हैं, उनके धागे मिल जाते हैं, जिनसे हम स्वेटर बनाते हैं। और सर्दियों में जो हमारे लिए रक्षा का काम, सर्दियों से जो हमें सुरक्षित रखता है, इसके लिए हमें ऊन के वस्त्र चाहिए होते हैं। तो ये हमें देने के लिए भेड़ों के से ही मिलता है, इसलिए भेड़ों को पालना उचित है हमारी तरफ से। लेकिन आपका क्या विचार है या आपके दोस्तों का क्या विचार है, ये आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि व्यावसायिक संकट क्या होता है। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। बहुत से लोग इस काम में लगे हुए हैं जिनसे उनका घर चलता है। लेकिन छटाई करने वालों का कार्य इतना जोखिम भरा होता है कि कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु
के द्वारा वो संक्रमित हो जाते हैं, जो कि एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोर्टर्स रोग भी कहते हैं। किसी भी उद्योग के कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो यहाँ पे बूझो का कुछ सवाल है। बूझो यह जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते हैं जितना ऊनी स्वेटर रखता है। तो गर्मियों के जो कपड़े होते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं और वो हमारी त्वचा को गर्म ना महसूस होने दे, गर्मी ना लगने दे, इसलिए हम सूती के वस्त्र पहनते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, हमारे जो वातावरण है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, हमें ठंड लगती है और इसलिए हमें ऊनी वस्त्र की ज़रूरत होती है। और ऊन जो होता है ये हमारी शरीर को गर्माहट पहुंचाता है, इसलिए हम ऊनी स्वेटर यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया हमारे ऊन और ऊन के रेशों के बारे में बातें हमने यहाँ पर करी। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रेशम और रेशम के कीटाणुओं के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से रेशम के धागे बनाए जाते हैं और किस तरह से उन धागों से फिर रेशमी वस्त्र बनते हैं। उन सभी प्रक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखें बच्चों और अपना काम, इसमें जो दिए गए काम हैं उन्हें आप पूरा करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।